Hello students, today's our topic is what are the role of MNCs and what is international business management. Before that इससे पहले हमने लेक्चर में डिस्कस किया था कि भाई what is MNCs, what are the characteristics of MNCs and key reasons for going for MNCs. हमने तीन टॉपिक डिस्कस किए थे। तो आज हम सबसे पहले जो डिस्कशन करेंगे कि भाई व्हाट आर द रोल ऑफ एमएनसीज। जब हम रोल ऑफ एमएनसीज की बात करते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ आपके 5 पॉइंट्स लिए हैं जो कि कॉमनली पॉइंट है, लेकिन जब हम रोल ऑफ एमएनसीज की बात करते हैं तो उनके जो रोल होते हैं वो डेवलपिंग कंट्री में कुछ अलग रोल्स होते हैं, आपका डेवलप कंट्री में उनके कुछ अलग रोल्स होते हैं और अपने डोमेस्टिक कंट्री के लिए उनके कुछ अलग रोल्स होते हैं। ठीक है, तो हमने डिटेल में ना जाकर हमने क्या कहा है कि जो कॉमन रोल ऑफ एमएनसीज होते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो पहला रोल है वो है कि भाई प्रमोशन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है? प्रमोशन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एमएनसी का सबसे पहला रोल क्या है कि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कैसे करती है? थ्रू एफडीआई। थ्रू एफडीआई कैसे कि इंडियन कंट्री है, डिफरेंट कंट्री से कंपनीज आ रही हैं, तो दे आर डूइंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। वो अपनी कंट्री का पैसा हमारी कंट्री के अंदर लगा रही है। ठीक है, हमें उससे क्या बेनिफिट हो रहा है? हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, जो हमारी गवर्नमेंट होती है उसे टैक्सेस आ रहे हैं, उन्हें बेनिफिट क्या हो रहा है कि वो यहाँ से जो है प्रॉफिट अर्न करके जाते हैं। तो पहला रोल क्या है कि भाई ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करती है कि कंपनीज क्या करती हैं या कंट्रीज क्या करती हैं, वो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करती है। अब जैसे हम बात करें इंडिया के अंदर बुलेट ट्रेन आ गई है, ठीक है, जो कि अभी आपका प्रोजेक्ट रुका हुआ है ड्यू टू द पॉलिटिकल इंटरफियरेंस। तो उसमें क्या है कि वहां पर सीधा जो है हमारा जापान के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, तो जापान क्या कर रहा है, वो सीधा इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया के अंदर कि भाई हम जो भी बुलेट ट्रेन के ऊपर खर्चा आएगा वो हम देंगे, इतना परसेंट आप दोगे और आफ्टर 40 या 50 ईयर जो है आप इसे हमें जो है वापस रिटर्न करोगे। तो इससे क्या होता है, वो क्या है कि आपका एक तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, तो एमएनसीज के थ्रू क्या होता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट का प्रमोशन होता है। दूसरा क्या होता है? नॉन डायरेक्ट क्रिएटिंग कैपिटल इनफ्लो। एक क्या होता है कि जब किसी भी कंट्रीज के अंदर इकोनॉमी आपकी डाउन हो जाती है या कुछ भी अदर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाते हैं, तो वहां पर उन्हें नीड होती है, दे हैव नीड टू सम कैपिटल इनफ्लो। तब उसमें 2-3 आपके पास ऑप्शन होते हैं कि भाई या तो आप किसी से डेब्ट लो, डेब्ट मींस उधार लो, चाहे वर्ल्ड बैंक से लो, चाहे अपने कंट्री के सेंट्रल बैंक से लो, चाहे आप किसी अदर कंट्री से आप पैसा वहां पर लो। ठीक है, तो इसका एक रोल क्या होता है एमएनसीज का कि भाई आपको इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, आपको अपनी इकोनॉमी को पुशअप करना है, तो आप क्या करोगे? डिफरेंट कंट्रीज को इनवाइट करोगे अपनी कंट्रीज के अंदर। तो उससे क्या होगा? आपको कई सारे बेनिफिट आएंगे। एक तो आपको उधार से पैसा नहीं लेना पड़ेगा, कंपनी आएगी अपना इन्वेस्टमेंट करेगी, आपके कंट्री के जो इंडिविजुअल्स या पीपल्स हैं उन्हें वो एम्प्लॉयमेंट देगी, साथ के साथ आपको टैक्सेस देगी, तो आपकी कहीं ना कहीं जो डेब्ट वाली प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं आपकी वहां पर सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि उससे क्या हो रहा है कि आपके पास सीधा पैसा वहां से आता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस या इन द फॉर्म ऑफ कि आपके जो लोग हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तो उससे वो भी टैक्सेस आपको पे करते हैं। तो दूसरा इसका एक रोल क्या है, जो नॉन डायरेक्ट कैपिटल इनफ्लो क्रिएट करती है, जो आपकी एमएनसीज होती है। थर्ड है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। एक रोल क्या होता है? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। इससे क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जब उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किसी भी कंट्री के अंदर होता है, किसी के साथ वो जॉइंट वेंचर में आ रही है या कॉम्बिनेशन में वो आपकी आ रही है, तो जो आपकी अदर कंट्रीज जो होगी, उसकी कंपनी जो होगी, वो ये उनके सामने एक शर्त रखती है कि भाई आपको हमारे साथ टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करना होगा, आपको अपनी टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर करनी होगी। अब इसका मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल बताऊं कि अब जो मेनली जो इंडियन कंट्री है, जितनी भी वो आज की डेट में डिफेंस डील कर रही है फॉरेन एमएनसी से या फॉरेन कंपनी से, तो वो एक अपनी उनका पहला जो पॉइंट क्या होता है कि भाई आप जो भी प्रोडक्ट हमारे लिए बनाओगे और हम आपके साथ कंबाइंड से बना रहे हैं, तो आप अपनी टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी वहां पर शेयर आपको करनी होगी, ठीक है, जब भी हम आपका प्रोडक्ट जो है वहां पर परचेज करेंगे। तो इसका एक रोल क्या होता है कि आपका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने में। नेक्स्ट है आपका प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स। ऑब्वियसली क्या होगा कि भाई जब डिफरेंट एमएनसीज होंगी तो उससे क्या होगा, वहां पर आपका ऑब्वियसली एक्सपोर्ट बढ़ेगा, आप ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज में जो है अपना प्रोडक्ट अवेलेबल कराओगे। उसका एक रूल क्या होता है उसके एमएनसीज का कि वो प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट करते हैं। फोर्थ है इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि भाई एक तो कंपनी सीधी अपनी यूनिट लगा रही है, आपको प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, दूसरा कंपनी क्या करती है कि कंट्रीज की इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करती हैं। जैसे इंडिया के अंदर आपके बहुत सारे एनएच नेशनल हाईवेज बनते हैं, तो उनमें से कुछ हाईवेज में क्या होता है कि डायरेक्ट किसी दूसरे कंट्री का पैसा उसके अंदर लगा हुआ होता है, उसका इन्वेस्टमेंट होता है। तो आपको क्या करना होगा कि जो भी आपका टोल होता है कि आप अगले 10 साल या 15 साल या जो भी है जितना भी कलेक्शन है वो उस पर्टिकुलर कंट्री के पास वहां पर जाएगा। तो एक रोल ऑफ एमएनसीज ये भी होती है कि वो इन्वेस्टमेंट करती हैं इन इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें जो कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसे बिल्डअप करने के लिए, उसे और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो अपना वहां पर इन्वेस्टमेंट करती है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। आपने इससे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट भी पढ़ा होगा, ठीक है, उसमें केवल हमने यहाँ पर एक आईपी मींस आपने इंटरनेशनल ऐड किया। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या था, जब हमने पढ़ा था कि बिजनेस एनवायरनमेंट बेसिकली क्या होता है, जो आपके बिजनेस के सराउंडिंग एनवायरनमेंट होता है, आपके बिजनेस के सराउंडिंग एनवायरनमेंट होता है, आपके बिजनेस के चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट होता है उसे आप बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हो। उस एनवायरनमेंट में आपके कस्टमर्स आ जाते हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं, आपके फाइनेंशियर्स आ जाते हैं, आपके सप्लायर्स आ जाते हैं, साथ के साथ आपका पॉलिटिकल फैक्टर्स आ जाते हैं, सोशो कल्चर फैक्टर्स आपके आ जाते हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स आपके आ जाते हैं, लीगल फैक्टर्स आपके आ जाते हैं, जो कि आपका सराउंडिंग एनवायरनमेंट होता है। तो जो इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, वहां पर वो ये सारी चीजें डोमेस्टिक लेवल पर होती थी, लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें तो ये सारी चीजें आप जिस भी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर जाओगे आपको वहां के सारे एनवायरनमेंट को सर्वाइव करना होगा। तो इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, किसी भी कंपनी के लिए जो उसके सराउंडिंग चारों तरफ जो एक इंटरनेशनली एनवायरनमेंट होता है उसे आप इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि द IBE इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट इज मल्टी डायमेंशनल इंक्लूडिंग द पॉलिटिकल रिस्क, कल्चरल डिफरेंसेस, एक्सचेंज रिस्क, लीगल एंड टैक्सेशन इशू। जो इंटरनेशनल जब बिजनेस एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं तो ये मल्टी डायमेंशनल होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपको पॉलिटिकल एनवायरनमेंट देखना पड़ेगा, पॉलिटिकल रिस्क आपको देखना पड़ेगा, कल्चरल डिफरेंसेस आपको देखने होते हैं, एक्सचेंज रिस्क आपको देखना होता है जब आप अपनी करेंसी वगैरह एक्सचेंज करते हो। इसके अलावा लीगल और टैक्सेशन इशू भी आपको देखने होते हैं, क्योंकि अभी आप अपनी कंट्री के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो हो सकता था कि भाई यहाँ पर कुछ और लीगल इशू हो या यहाँ पर कुछ और आपका टैक्सेशन हो, ठीक है, टैक्सेशन हो या आपका और कुछ टैक्स स्ट्रक्चर हो। लेकिन जब आप जैसे ही डिफरेंट कंट्रीज में आप एंटर करोगे तो ये सारी चीजें आपको चेंजिंग मिलेंगी, ये सारी चीजें आपको डिफरेंट वहां पर मिलती हैं। तो इसलिए जो हम इंटरनेशनली अपने बिजनेस के सराउंडिंग एनवायरनमेंट को की स्टडी करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। अब आगे जो हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। इसमें सबसे पहला जो टाइप है वो है आपका द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। फर्स्ट टाइप क्या है आपका, द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मीन्स क्या होता है, डोमेस्टिक बिजनेस की बात करेंगे तो यहाँ पर भी पॉलिटिकल इंटरफियरेंस आपको मिलेगा। जब आप गो फॉर इंटरनेशनली जाओगे तो वहां पर भी आपको पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आपको मैनेज करके चलना होता है, क्योंकि क्या होता है जैसे यहाँ पर गवर्नमेंट चेंजेस होती हैं ऐसी अदर कंट्रीज में भी गवर्नमेंट चेंजेस होती हैं, तो उस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की आपको स्टडी करके चलना होगा। अदरवाइज क्या होगा कि यदि आप इसे सही से स्टडी नहीं करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगा। दूसरा क्या है
कि बहुत सारी कंट्रीज या गवर्नमेंट ऐसी होती हैं वो बहुत प्रीफर करती हैं कि हमारे यहाँ एफडीआई हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, बहुत इजीली उनके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज की कंपनी हमारे यहाँ पर अट्रैक्ट होकर आए। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज होते हैं कि दे हैव नॉर्मल न्यूट्रल रखते हैं, ठीक है आओ बिजनेस करो जाओ। कुछ ऐसे होते हैं कि वो थोड़ा अपने यहाँ पर डिफिकल्ट सिचुएशन रखती हैं फॉर द एफडीआई। तो एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है वो आपको इंटरनेशनली इफेक्ट करेगा। इसके बाद आपका होता है लीगल एनवायरनमेंट। जो आपका लीगल एनवायरनमेंट होता है, लीगली क्या होता है कि जैसे आपको यहाँ पर लीगली फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी होती है या जो भी रूल्स रेगुलेशंस या पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट होती है, सेम आपको इंटरनेशनली बिजनेस के अंदर भी आपको करनी होती है। कि जैसे आप इंडिया के अंदर फैक्ट्री लगाओगे तो आपको 50 जगह से परमिशन लेनी पड़ती है, एनजीटी की अलग परमिशन लो, इसकी अलग लो, इसकी अलग लो। यही सेम सारी चीजें आपकी क्या होती है जब आप इंटरनेशनली मार्केट के अंदर जाते हो तो वहां पर भी आपको क्या करना होता है, जो कि आपका लीगली एनवायरनमेंट होता है, आपको उसकी भी स्टडी वहां पर करनी होती है। ठीक है, अब जैसे इसमें लिखा है कि अमेरिकन फेडरल गवर्नमेंट हैज पुट for the number of laws that regulate the activities of US firm engaged in international trade। जैसे अमेरिका की जो फेडरल गवर्नमेंट है उसमें सिंपल लिखा हुआ है, जैसे हमने अमेरिका के बारे में लिखा हुआ है कि उनकी अपनी कुछ अलग वो एक्टिविटीज रेगुलेट करते हैं फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड, कि भाई इस तरीके से आप हमारे यहाँ पर आकर ट्रेड कर सकते हो, ये फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी है। अमेरिकन की बात करें इसी तरह आपकी यूके कंट्री है, उनकी गवर्नमेंट का अपना अलग है, ठीक है, जापान है वहां पर अलग है, फ्रांस है वहां पर अलग है, तो आपको वो लीगल एनवायरनमेंट देखना होता है। नेक्स्ट होता है आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है कि जब आप किसी अदर कंट्रीज के अंदर आप जाते हो, ठीक है, तो वहां पर आपको वहां का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट देखना होता है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या देखना होता है कि भाई इस पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी बूम पीरियड पर है या प्रॉस्पेरिटी पीरियड पर है या न्यूट्रल है या डिप्रेशन में गई हुई है या रिसेशन में गई हुई है, तो वो भी आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। जैसे कि आप मेनली जब आप इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करते हैं क्या देखते हो कि एवरेज इनकम लेवल ऑफ पॉपुलेशन, इस कंट्री के अंदर जो है जो पॉपुलेशन है उसकी एवरेज इनकम क्या है। तो एवरेज इनकम जो है कम है, लेकिन आपने क्या करा अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करा बहुत हाई इनकम के हिसाब से, तो क्या होगा कि वो आपके लिए वहां पर बेनिफिशियल नहीं होगा। सेकंड, जैसे टैक्स स्ट्रक्चर भी आपको उस पर्टिकुलर कंट्री की देखनी होती है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जितने भी डिफरेंट कंट्रीज होती हैं उनकी अपनी अलग टैक्स स्ट्रक्चर्स होती हैं, तो जिस भी आप कंट्री में जाओगे आपको अलग टैक्स स्ट्रक्चर वहां पर आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद है आपका इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट कि भाई आपकी महंगाई दर क्या है इस कंट्री के अंदर, तो आपको अपना प्रोडक्ट या अपनी जो भी प्राइसिंग होगी वो आपको उसी हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करके चलने होंगे वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट क्या है कि भाई जब आप मेनली जो हम यदि बात करें बिजनेस जो होता है मेनली वो यूएस डॉलर के अंदर होता है, तो आपको कंट्री टू कंट्री देखना होगा कि भाई यहाँ पर क्या एक्सचेंज रेट है, किस रेट ऑफ एक्सचेंज पर यहाँ पर करेंसी आपस में एक्सचेंज हो रही है। तो आप जितने कंट्रीज में आप जाओगे उतना ही आपको अलग अलग ये सारी चीजें वहां पर मिलेंगी। तो आपको जो फ्लक्चुएट एक्सचेंज रेट्स होता है उसे भी एनालाइज करके चलना होता है कि भाई हम कंट्री ए में गए थे तो यहाँ पर इतना था और अब हम कंट्री बी या सी में जा रहे हैं तो ये यहाँ पर इतना है, तो आपको उसी के हिसाब से अपनी अलग प्लानिंग करनी होती है। नेक्स्ट है द सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट। सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट क्या होता है, जिस भी कंट्री में आप जाओगे तो वहाँ का सोशल और वहाँ का कल्चरल एनवायरनमेंट अलग होगा। ये हमेशा इंटरनेशनली जब आप बिजनेस के लिए जाते हो तो उसकी एक लिमिटेशन ये बताई होती है कि कल्चरल डिफरेंसेस का मतलब हम इंडिया में है, आज हम जर्मनी में जा रहे हैं या यूनाइटेड किंगडम में जा रहे हैं तो हमारी कल्चर अलग है, उनकी कल्चर अलग है, तो हमें अपने आप को कल्चर के हिसाब से वहां पर एडजस्ट करना होता है। तो एक जो सोशो कल्चर वाला फैक्टर होता है वो भी आपके बिजनेस को वहां पर अफेक्ट करके चलता है, तो आपको उसकी भी स्टडी करनी होती है।
लास्ट है आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या है कि इफ यू हैव गो फॉर अपना कोई भी बिजनेस अमेरिका में स्टैब्लिश करना चाह रहे हो, यूके में करना चाह रहे हो, चाइना में करना चाह रहे हो, जर्मनी में, जापान में, तो वहां पर जो है आपको टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट बहुत टफ एनवायरनमेंट पड़ेगा, क्योंकि दे हैव ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री एंड दे हैव एडवांस टेक्नोलॉजी। ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री है, दे हैव ऑलरेडी एडवांस टेक्नोलॉजी रखते हैं। तो जब आप वहां पर जाओगे तो आपको भी उसी लेवल, उसी स्टैंडर्ड की अपना टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट रखना पड़ेगा। आप अफ्रीकन कंट्रीज में जाते हो तो वहां पर ये आपको कम मिल सकता है, हो सकता है कि आपकी टेक्नोलॉजी उन कंट्रीज से सुपीरियर हो, लेकिन जब आप डेवलप्ड कंट्री के अंदर जाओगे तो वहां पर आपको बहुत चैलेंजेस फेस करने होंगे और वहां पर आपको बहुत ज्यादा टफ कॉम्पिटिशन मिलेगा। थैंक यू।